अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो हम आज मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोल एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ये मैट्रिक में भी है, एफएसए में भी है और बीएस लेवल में भी है। तो काफ़ी टीचर इसको अपने हिसाब से अपने वे से समझाते हैं और ये एक केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो काफ़ी काबिल स्टूडेंट भी इसको स्किप कर जाते हैं। तो आइए हम मोल के बारे में कुछ समझते हैं। मोल क्या है? मोल को हम डिनोट एन से करते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसने इसका कंसेप्ट दिया और साइंटिस्ट का नाम था ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड साइंटिस्ट ने मोल का कंसेप्ट दिया था। मोल एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है पाइल और हीप। ये पाइल और हीप मतलब ये दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं जो मोल की मीनिंग है। मोल खुद लैटिन वर्ड से लिया गया है। पाइल और हीप दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है जिसका मतलब है ह्यूज अमाउंट। मतलब कोई बड़ी मिकदार में कोई अमाउंट हो, हम उसको मोल कहते हैं। जो मोल की लफ्जी मतलब है ह्यूज अमाउंट। तो मैं आपको एक और समझाता हूँ। इट इज़ काउंटिंग यूनिट। मोल एक टॉपिक नहीं, एक यूनिट है। इट इज़ काउंटिंग यूनिट। हम यूनिट किस चीज़ को कहते हैं कि हम कोई अननोन सब्सटेंस उठाएं, उसको किसी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करें, फिर हम देखते हैं कि वो कितना हैवी है या लाइटर है। यूनिट हम उस चीज़ को कहते हैं। ये एक काउंटिंग यूनिट है जिसमें हम किस चीज़ को काउंट करते हैं? एटम्स को काउंट करते हैं, आयंस को काउंट करते हैं और मॉलिक्यूल्स को भी काउंट करते हैं। ये एक काउंटिंग यूनिट है जिसमें हम एटम्स को काउंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं और आयंस को भी काउंट करते हैं। अभी ये सब जितने हैं इनको हम कहते हैं एंटिटीज़। और आपको एक पॉइंट बताऊं कि हम इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ इसमें एटम्स को काउंट करें या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को। हम इनमें प्रोटॉन्स को काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं और न्यूट्रॉन्स को भी काउंट करते हैं। अभी आपको मैं एक और मोल को समझाने के बहुत से तरीके हैं। अभी आपको मैं एक और वो समझाता हूँ। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मोल इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स में हम जैसे पढ़ते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसमें मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है और बहुत से हैं। मोल भी उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ये भी एक क्वांटिटी है जिसमें हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। और एक आपको और पॉइंट बताऊं, इट इज़ डायमेंशन लेस। इट इज़ डायमेंशन लेस। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। मोल की कोई डायमेंशन नहीं है। अभी मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन वो लिखवाता हूँ। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच the amount of substance which contains as many as particles as present in 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। ये लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है कि कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, जैसे कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स हैं उस अमाउंट में उतने ही पार्टिकल्स हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि वो एक मोल के बराबर है। अभी इसकी एक और आपको एक और इसके काफ़ी डिफरेंट वेज हैं
मोल को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको एक और डेफिनेशन लिखवाता हूँ। द सबस्टेंस a substance which contains 6.02 into 10 raised 23 particles। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो उसमें 6.02 इंटू 10 रेज़ 23 पार्टिकल्स होंगे, वो भी एक मोल कहलाएगा। अभी वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, हमने पहले पढ़ा कि वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें 6.02 इंटू 10 रेज़ 23 पार्टिकल्स होंगे तो वो एक मोल कहलाएगा, इसका मोल। अभी आपको मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ इस लाइन को। जैसे हम कहते हैं अपने डेली लाइफ के हिसाब से, हम कहते हैं भाई एक डज़न है, एक डज़न में हम ये एक मतलब बाज़ार में जाते हैं, हमें पता है कि एक डज़न में मतलब कितने चीज़ें पड़ते हैं, कितने चीज़ें आ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक डज़न में 12 बनानास पड़ते हैं या 12 एग्स अंडे पड़ते हैं। मतलब ये एक फिक्स क्वांटिटी है, हमें पता है कि भाई एक डज़न में 12 बनाना पड़ते हैं। या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम कहते हैं एक सेंचुरी है, एक सेंचुरी में मतलब 100 चीज़ें आ सकते हैं, 100 साल हो सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट में 1 सेंचुरी 100 स्कोर को कहते हैं, वैसे और आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि भाई 1 केजी है, 1 केजी में 1000 ग्राम पड़ते हैं। क्या ये हम सबको पता है कि भाई 1 किलो या 1 केजी में कितने ग्राम्स पड़ते हैं, 1000 ग्राम्स पड़ते हैं। तो ये एक फिक्स नंबर है, हमें पता है कि भाई 1 केजी में 1000 ग्राम पड़ते हैं। वैसे ही एक मोल में 6.02 इंटू 10 रेज़ 23 पार्टिकल्स पड़ते हैं। बात क्लियर हो गई। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो उसमें 6.02 इंटू 10 रेज़ 23 पार्टिकल्स हो, वो एक मोल कहलाएगा। हमने लिखा है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज़ 23 पार्टिकल्स। अभी ये क्या है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, या हम इस नंबर को एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। सिर्फ एवोगाड्रोस नंबर नहीं, इसका एक और नाम है एवोगाड्रोस कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट Na से करते हैं। अभी काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स हैं मतलब कहते हैं कि भाई जो मोल का कॉन्सेप्ट है वो एवोगाड्रो ने दिया था। नहीं, एवोगाड्रो ने सिर्फ ये 6.02 इंटू 10 रेज़ 23 पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट दिया था। मोल का कॉन्सेप्ट सिर्फ ओस्टवर्ल्ड ने दिया था। तो आप ये नोट कर लें, तो हम अपने मतलब फिर आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने नोट कर लिया, तो हम अभी इसके मतलब कुछ एक और डेफिनेशन है, मतलब इसको डिफ़ाइन करने के आप डिफरेंट बुक्स मतलब डिफरेंट सोर्सेज से आप इसके मुख्तलिफ तरीके निकाल सकते हो। अभी इसका एक और डेफिनेशन है मोल का, लास्ट आखिरी डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। तो मतलब क्या, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, या मतलब एलिमेंट का एटॉमिक मास, या हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, या हम कहते हैं फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो ये इसका लास्ट डेफिनेशन है, तो इसको समझने की कोशिश करें। मतलब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हो, या हम कहें कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड हो उसका मॉलिक्यूलर मास, या हम कहते हैं कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो उसका फार्मूला मास
हम उसको ग्राम्स में, मतलब उसका टोटल मास निकाल के हम उसके आगे ग्राम लगाएं तो वो एक मोल कहलाएगा। तो अभी हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अभी हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। इसके एग्जांपल जैसे अभी हम एक एक लाइन से मतलब डिफाइन करते हैं। हम जैसे हमने कहा कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, सही है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मतलब कोई भी हम एटम उठाते हैं, जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 AMU, सही है, 23 AMU। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो मतलब हम इसके मास के आगे ग्राम लगाएंगे तो ये एक मोल के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम कितने के बराबर होगा, जितना उसका मास है उसके आगे मैं ग्राम लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि एक मोल के बराबर बन जाएगा। वैसे ही मैं कहता हूँ कि इसमें 6.02 × 10⁻23 एटम्स पड़ेंगे। पार्टिकल्स मतलब कौन से पार्टिकल, ये एक एटम है तो इसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स पड़ेंगे। तो मैं अभी आपको, जैसे हमने ये लाइन समझ लिया, तो हम कहते हैं, और क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसके सामने हम ग्राम लगाएं तो वो एक मोल के बराबर बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है, हम ये दो इसके और 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, तो ये कितना बन जाएगा, 18 AMU। तो हमने क्या कहा पहले कि कोई भी, मतलब अभी ये मॉलिक्यूलर मास है उसके सामने हम क्या करेंगे, ग्राम लगाएंगे तो 1 मोल के बराबर बन जाएगा। तो अब इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 मोल ऑफ H2O कितने के बराबर हो जाएगा, ये जितना इसका मास है, जैसे हमने इधर किया मास के आगे ग्राम लगाया, इधर भी मास के आगे हम ग्राम लगाएंगे तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अभी इसमें कितने पार्टिकल्स पड़ेंगे, 6.02 × 10⁻23, ये मॉलिक्यूल है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स। क्लियर होगी बात? अभी हम आते हैं कि ये क्या कह रहा है कि फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी हम उठाते हैं आयोनिक कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ NaCl, कॉमन एग्जांपल जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का मास कितना है, 23, क्लोरीन का मास कितना है, 35.5, तो इसका टोटल मास कितना होगा, 58.5 AMU, 58.5 AMU। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने इसका मास, फार्मूला मास निकाला। अभी हमने पहले ही पढ़ा कि किसी भी उसके फार्मूला मास के आगे हम ग्राम लगाएंगे तो वो 1 मोल के बराबर बन जाएगा। अभी हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अभी इसका मास कितना है, 58.5। अभी हम इधर 58.5 के आगे ग्राम लगाएंगे, मतलब उसकी यूनिट चेंज कर रहे हैं अभी, मतलब 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में होते हैं। मतलब ये एक एटम, मतलब एक इंडिविजुअल सोडियम क्लोराइड की मास है। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि 58.5 ग्राम अपने हाथ में उठा रहा हूँ तो वो 1 मोल कहलाएगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल एक सोडियम क्लोराइड की मास है। तो अभी आप इसको नोट कर लें। तो हम अपने मतलब आगे कुछ 2 टर्म्स हैं, मोलर वॉल्यूम और मोलर मास, हम उनको डिफाइन करते हैं, वो इनसे रिलेटेड है, तो आप इसको नोट कर लें। तो भाइयों, आपने इसको नोट कर लिया तो हम अपने आगे एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं।
क्या है मोलर मास? मोलर मास ये अपने मतलब आप इसको पढ़ के आप समझ जाएंगे कि मतलब ये है क्या। मतलब मोल, एक मोल में जितना मास है हम उसको मोलर मास कहते हैं। ये नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या है। अभी मैं इसका एक डेफिनेशन लिखता हूँ। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस expressed in grams। इजी है, मतलब एक मोल कोई भी सबस्टेंस हो उसमें जितना मास होगा उनको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, ये मोलर मास है। इजी है बिल्कुल। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ कि मोलर मास क्या है और इसकी एक यूनिट, मतलब मोलर मास का यूनिट क्या है। इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इसकी यूनिट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप ये भी जहन में रख लें। अभी इसके एक दो एग्जांपल उठाते हैं हम। सिंपल एग्जांपल उठाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये सोडियम है। सोडियम को हम दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं कि मतलब हम कहते हैं कि 23 AMU भी कहते हैं, 23 AMU, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 23 ग्राम। अभी ये दोनों टर्म में ग्राम और AMU में फ़र्क थोड़ा आप समझें। सही है, हम अभी 23 AMU, हम ये भी इसका मास है सोडियम का, ये भी सोडियम का ही मास है। 23 AMU हम किस चीज़ को कहते हैं कि मास ऑफ 1 एटम। AMU एटॉमिक मास का यूनिट है, तो हम क्या कहते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। सही है। अभी 23 ग्राम ऑफ सोडियम जब मैं कहूँगा तो मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। क्लियर हो गई बात। मतलब मैं कहूँ कि एक एटम, सिर्फ इंडिविजुअल एक एटम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक एटम, उसमें 23 AMU होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने हाथ में किसी तराजू में 23 ग्राम्स उठा रहा हूँ सोडियम के, तो वो एक उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ सोडियम। हम इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मतलब एक मोल में जितना मास होगा हम उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये तो एटॉमिक मास है। अभी हम क्या, एक और आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ। जैसे हम कहते हैं H2SO4। H2SO4 को भी हम इसी तरह दो चीज़ों में डिफ़ाइन, मतलब दो टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं। अभी इसका मास कितना है, मास हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन एक 16, 4 प्रेजेंट है, मतलब कितना हो गया 64। 32 प्लस 2 कितना होता है 98। अभी हम ऐसे लिख सकते हैं 98 AMU, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 98 ग्राम। तो अभी बात सेम ही है, मतलब ये एक एटम है, वो एक मॉलिक्यूल है। अभी ये इसमें क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल सोडियम का, सिर्फ H2SO4 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल, उसमें 98 AMU मतलब पढ़ते हैं। अभी 98 ग्राम क्या होता है, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। मतलब इन दो चीज़ों में आपको फ़र्क आना चाहिए। ये क्या है, ये मोलर मास है किसका, H2SO4 का। ये क्या है, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास का सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये इसका क्या है, मोलर मास है।
तो आप इसको नोट कर लें। तो हम एक अगला टर्म है हमारा मोलर वॉल्यूम, वो भी इसी तरह है, सिंपल है बिल्कुल। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लें। तो हम एक और समझते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा क्या, मोलर मास, तो हम अभी समझते हैं क्या, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम भी इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या है, वैसे ही जैसे हमने मोलर मास पढ़ा, मतलब मास एक मोल में, वैसे ही वॉल्यूम मतलब एक मोल में वॉल्यूम। अभी इसकी एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड temperature and pressure occupies volume of 22.4 cubic डेसीमीटर, या हम काफ़ी बुक में इसको लीटर्स भी लिखते हैं, 22.4 लीटर्स या क्यूबिक डेसीमीटर एक ही बात है। तो मतलब मोलर वॉल्यूम क्या है कि मतलब एक मोल हो, कोई भी गैस का एक मोल हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, हम उसको क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो आपको इसका एक एग्जांपल लिखवाता हूँ, मोलर वॉल्यूम क्या है। और एक बात, एक ज़रूरी बात, एसटीपी हम किस चीज़ को कहते हैं, एसटीपी मतलब हम टेम्परेचर कितना उठाएं, 273 केल्विन, जो 0 सेल्सियस के भी बराबर है, या हम प्रेशर उठाएं 1 एटीएम, कितना, 1 एटीएम, तो हमें वॉल्यूम कितना, एक मोलर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब एसटीपी किस चीज़ को कहते हैं कि मतलब हम स्टैंडर्ड मतलब कोई कांस्टेंट टेम्परेचर उठाएं और प्रेशर उठाएं, टेम्परेचर इतना। ये आप एक बात ज़हन में रख लें, ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये एसटीपी का ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न एसटीपी कहता है कि ऐसे नहीं है, मॉडर्न एसटीपी में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा चेंज है इससे। मॉडर्न एसटीपी क्या कहता है, मतलब एसटीपी मॉडर्न एसटीपी कहता है कि हम मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन उठाएं और ये 0 सेल्सियस के बराबर है, प्रेशर हम 1 बार उठाते हैं, प्रेशर हम कितने उठाते हैं, 1 बार और 1 एटीएम में बहुत फ़र्क है। 1 बार 0.987 एटीएम के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है, अभी प्रेशर चेंज हो गया, जैसे प्रेशर या टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम में जाहिर सी बात है कोई फ़र्क आएगी। तो वॉल्यूम क्या होगा, 22.7 क्यूबिक डेसीमीटर। तो मॉडर्न एसटीपी के हिसाब से अगर मोलर वॉल्यूम का हम डेफिनेशन लिखें तो इधर 22.7 क्यूबिक डेसीमीटर आएगा। तो बात क्लियर हो गई, ये एसटीपी और ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। और पहले हम इस एसटीपी को एनटीपी भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं, बस नाम का फ़र्क है। अभी एक क्वेश्चन, मतलब एक मैं आपको बात बताऊं कि क्यों हम एसटीपी पे हम क्यों उठा रहे हैं, मतलब इसका एक रीज़न है, एज वी चेंज प्रेशर एंड टेम्परेचर, जैसे हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल चेंज। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि हम स्टैंडर्ड क्यों ले रहे हैं, एसटीपी पे हम क्यों इसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम इसको एसटीपी पे कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं उठाएं, हम
प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम हमारा फिक्स नहीं आएगा, वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा। तो अभी ये बात क्लियर हो गई। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल इसके एग्जांपल क्या है, मतलब एग्जांपल्स कोई भी हम गैस एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड उठा रहे हैं, सही है। अभी मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर वॉल्यूम हम किस मतलब 1 मोल में कितना वॉल्यूम है। जैसे मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड उठाया तो इसमें कितना आएगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। और इसमें मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उठा रहा हूं तो जैसे मैंने मोल डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। और जैसे ये डबल हो गया तो एवोगाड्रो नंबर, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स उठाता हूँ तो ये कितना होगा ट्रिपल हो जाएगा। कितना होगा 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर। और ये भी ट्रिपल 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.806 इंटू 10⁻, ये डेसिमल पॉइंट इधर आएगा तो ये 24 बन जाएगा। ये भी 24 मॉलिक्यूल्स, सही है। ये इसका एक सिंपल एग्जांपल, मतलब बहुत आसान तरीके से एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर और उतने पार्टिकल्स। जैसे हम इसको डबल करेंगे ये भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे ट्रिपल हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ऐसे इससे। अभी एक आपको मतलब पॉइंट समझाने की मैं कोशिश करूंगा, आप ध्यान देना इधर। मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन और 2 गैसेज उठा रहा हूं, हाइड्रोजन और CH4, मीथेन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अभी इसके 1 मोल में इसका भी 1 मोल उठा रहा हूँ, इसका भी 1 मोल उठा रहा हूँ। जाहिर सी बात है अगर 1 मोल उठाया तो इसमें वॉल्यूम कितना होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर और इसमें 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर मास की बात करें तो इसका मास कितना है 2 ग्राम्स और इसका मास कितना है 12 + 4 16 हो गया, 16 ग्राम्स 16 ग्राम्स। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कितना होगा 23 मॉलिक्यूल्स। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मोल है, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर इतना होता है, सही है। ये लाइन लिखने का मकसद क्या है, तो एक इधर सवाल है, क्या सवाल है कि मतलब हम 2 गैसेज उठा रहे हैं, उनके मासेस चेंज हैं, ये लाइटर है ये हैवियर है, फिर भी जो मोलर वॉल्यूम है फिर भी वो सेम आ रहा है। अभी आप इधर एक पॉइंट नोट करें कि मोलर वॉल्यूम मास या साइज पे डिपेंड नहीं करता, मास एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता। अभी अब इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, क्या द साइज एंड मास ऑफ gas does not affect the volume। मतलब साइज और मास वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता। मतलब अगर मैंने पहले लिखा कि टेम्परेचर और प्रेशर पे, जैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज आ जाएगा, सही है। आप इसको नोट कर लें। तो मैं अपने मतलब आगे कैलकुलेशन ऑफ मोल पे आते हैं, आप इसको नोट कर लें। तो अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल और उसके फार्मूलाज, डिफरेंट वेज। ये
कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल, इसके काफ़ी मेथड्स हैं, मोल के काफ़ी मेथड्स हैं, तो हम नंबर वाइज इसको डिस्कस करते हैं। क्या नंबर एक, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जो एक कॉमन हम कहते हैं कि गिवन मास अपॉन टोटल मास या मॉलिक्यूलर मास। सही है। अभी ये कॉमन जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई गिवन मास अपॉन टोटल मास, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, मोल को हम डिनोट करते हैं एन से, जैसे गिवन मास एम अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर या टोटल मास हम किस चीज़ को बड़े कैपिटल एम से शो करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी क्रॉस मल्टी, अगर हमसे इधर मोल मांग रहा है, अगर हमसे मास मांगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, ये एक हो गया एक मेथड, एक फार्मूला। अभी हम दूसरे फार्मूले पे आते हैं। दूसरा फार्मूला मतलब कैसे है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गिवन पार्टिकल्स, उधर मास की बात कर रहा है, इधर पार्टिकल्स की बात कर रहा है। गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस नंबर। सही है, एवोगैड्रोस नंबर इतना है, हमें फिक्स है, हमें मालूम है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, एन जो गिवन पार्टिकल्स हैं हम उसको एन से डिनोट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर को एन से, जैसे आपको पता है। सही है, ये इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हो गया। तो हम अगर हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, काफ़ी एमसीक्यूज आप आगे करेंगे, आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें वो करो, तो उधर आपको मोल या मास दिए गए होंगे, तो मास से आप मोल निकाल के फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे। कैसे, मतलब इसको हम फिर से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमने पार्टिकल्स, इधर क्या गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। सही है, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर्स, एक ही बात है। सही है। अभी हम इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम को हम V से शो करते हैं, मोलर वॉल्यूम को हम Vm से शो करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हो गया। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर हमसे वॉल्यूम पूछे, मोल्स दिए गए हो या मास दिया गया हो, अगर मास अगर गिवन है तो हम उससे मोल निकाल के फिर ये इसको काउंट कर सकते हैं। मतलब अगर ये ऐसे लिखें कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अभी मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो हम ये जो फर्स्ट एंड सेकंड, एक और बात, थर्ड फार्मूला क्या है, फोर्थ हम ऐसे भी कह सकते हैं PV। ये आपने, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो आपने ये फार्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा। क्या, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने क्या कहा कि हम मोल को n से डिनोट करते हैं, मतलब ये मोल का ये भी फार्मूला हो सकता है, PV अपॉन RT, ये भी है। लेकिन इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे गैसेस चैप्टर में, उधर इसकी एप्लीकेशन, मतलब इस पे प्रॉब्लम करेंगे। तो आपको एक और बात, मतलब अब ये हम उधर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी मोल का एक फार्मूला है। अभी ये फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला है। फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला में क्या है, हम इन दोनों फार्मूलाज को कहते हैं यूनिवर्सल। ये दोनों फार्मूला क्या, हम इनको कहते हैं यूनिवर्सल फार्मूला। यूनिवर्सल फार्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये लिक्विड सॉलिड एंड गैस पे एप्लीकेबल है।
मतलब यूनिवर्सल फार्मूला, मतलब इस पे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उस पर एप्लीकेबल है। और ये जो लास्ट फार्मूला है, ये इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक फार्मूला। स्पेसिफिक फार्मूला हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसेस, सही है, एट एसटीपी, क्योंकि इसमें मोलर वॉल्यूम है। तो हमने एसटीपी पहले डिस्कस किया कि एसटीपी क्या है। तो ये थे मोल के कुछ फार्मूले। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। तो अभी आप इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगले नए वीडियो में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।